उसने खिंचाव बंद कर दिया। उसने धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाए और उसके पीछे चल पड़ी। बहन यू को चिकित्सा कौशल आता है, क्या वह घोड़ों का इलाज करेगी? बूढ़े गांव के मुखिया का दिल कांप उठा और उसने अविश्वास में घोड़े के सिर पर हाथ फेरा। बेशक मेरी बहन यू, उसकी बकवास मत सुनो, तुम अभी छोटे बच्चे हो और तुम्हें चिकित्सा संबंधी कौशल का ज्ञान है। गांव के मुखिया का सवाल सुनकर ली शियुए घर से बाहर आया, सूहू को एक घमंड भरी नज़र से देखा और उसके द्वारा बोले जा रहे घमंड को रोक दिया। ये बस कुछ खरपतवार हैं जिनके बारे में मुझे पता है। घोड़े अगर इन्हें खा लें तो उनका दस्त रुक सकता है। ये सिर्फ एक संयोग है। उसके पिता, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अरे हाँ हाँ, संयोग संयोग। सूहू ने अपनी बहू की सफ़ेद आंखों को स्वीकार कर लिया, एक झटके में अपने होश में आया, अपनी नाक रगड़ी और मुस्कुराया। बहन यू युवा है और 5 साल का बच्चा चिकित्सा कौशल जानता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि गांव के लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ तक कि उनके पति और पत्नी, जो अपनी सबसे छोटी बेटी की असाधारण बुद्धिमत्ता के आदी हैं, थोड़ी देर के लिए इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक भाग्यशाली गुड़िया जो अच्छे भाग्य के साथ पैदा होती है और एक छोटा प्रतिभाशाली डॉक्टर जो चिकित्सा कौशल को समझता है और लोगों को बचाता है, ये दोनों पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। पहले को अच्छे भाग्य और आसान स्वीकृति का श्रेय दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्षों के कठिन अध्ययन, शोध और संचित अनुभव के बिना आप चिकित्सा कौशल का उपयोग बीमारियों को ठीक करने और जीवन बचाने के लिए कैसे कर सकते हैं? ली शियुए नाजुक और ईमानदार थी। वह नहीं चाहती थी कि बाहरी लोग उसकी छोटी बेटी के रहस्यों के बारे में जानें, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गांव वालों को शक न हो जाए और अनावश्यक आपदा न हो जाए। हे बहन यू धन्य है जो खरपतवार आप लापरवाही से उठाती हैं, वह बीमारियों को भी ठीक कर सकती है। बूढ़ा ग्राम प्रधान परिपक्व और परिष्कृत है, ये देखकर कि उसके पति और पत्नी झूठ बोल रहे हैं, शब्द बहुत सहज हैं। आप हमेशा कहते हैं कि मेरी बहन यू धन्य है। अब जबकि सूहू के पास बहाना था, वह उचित रूप से शेखी बघार सकता था और वह प्यार करने वाला पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, फिर से जाग उठा। ठीक है, उसके पिता, गांव के मुखिया का यहाँ आना दुर्लभ है, कृपया अंदर आएं और घर में बैठें, बाहर न रहें। ली जियोए ने गुस्से से उसे थपथपाया और उसे कमरे में ले गया। आपका स्वागत है। बूढ़े गांव के मुखिया ने संतुष्ट होकर अपने घोड़े के बाल नोचे और अपने हाथ पीठ के पीछे करके बाहर चले गए। तुम दोनों अभी काउंटी सीट से वापस आए हो और तुम भी थके हुए हो, जल्दी से अपना सामान बांध लो और आराम करो। गांव के मुखिया एक क्षण रुकें। तेज निगाहों और तेज हाथों से सूहू ने टोकरी से चाय के 2 पैकेट निकाले और उन्हें बूढ़े गांव के मुखिया के हाथों में थमा दिया। यह आपके बुजुर्गों के सम्मान में काउंटी से खरीदी गई चमेली की चाय है। हे ठीक है, अगर हुजी के पास दिल है तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। गांव का बूढ़ा मुखिया खुशी खुशी चाय की पत्तियां उठाकर एक छोटा सा गीत गुनगुनाते हुए आंगन से बाहर चला गया। परिवार में 2 टट्टू बच्चे हैं। गांव के बच्चों की नज़र में कियाओजी, दो युजियर, भाई बहन और उन तीनों की छवि तुरंत ही ऊंची हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 भाई बहन 2 बछड़ों, ब्लैक विंड और रेड डेट को चराने या चराने के लिए ले जाते हैं, हमेशा उनके पीछे छोटे अनुयायियों का एक बड़ा समूह होगा जो खरपतवार निकालने, जंगली सब्जियां चुनने और छोटे बच्चों को खिलाने के लिए दौड़ते हैं। 2 छोटे टट्टुओं के आने से बच्चों के जीवन में एक अलग रंग आ गया है। जब भी कियाओजी सूहू के संरक्षण में घुड़सवारी का अभ्यास करने के लिए विनम्र छोटे लाल घोड़े पर कदम रखती है, तो वह बच्चों से बेरहम और हर्षित तालियां जीत लेती है। ओरान परिवार के बच्चों को बचपन से ही धनुष बाण, शिकार के चाकू और शिकार की बंदूकें सिखाई जाती हैं और उन्हें शिकार करना और निशाना साधना सीखने का विशेष सौभाग्य प्राप्त है। कियाओजी पूरे दिल से रॉयल अकादमी में दाखिला लेना चाहती थी और एक निर्धारित लक्ष्य के साथ उसने घुड़सवारी और तीरंदाजी का और भी अधिक लगन से अभ्यास किया। धनुष की डोरी से घुटी हुई टूटी त्वचा से नाजुक हथेली से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वह दांत पीसती रही और आधे दिन तक आराम करने से इनकार करती रही। बांस की तलाश और बांस की बांसुरी बनाने के नाम पर सू किंगलुओ खेलने के लिए पहाड़ों पर चले गए। पहाड़ों से ताज़ा जड़ी बूटियां चुनी, उन्हें औषधि के बर्तन में मसला, रस निचोड़ा और रक्तस्राव को रोकने और रक्त ठहराव को दूर करने के लिए एक मरहम बनाया। इसे हर रात मेरी बहन के कमरे में भेजो, सोने से पहले उसे लगाओ, इसे धुंधले कपड़े में लपेटो और रात भर में रक्तस्राव और निशान को रोक दो, जिससे अगले दिन के अभ्यास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डोडो ने अपनी बहन की प्रशिक्षण में लगन देखी, जिससे लड़के की प्रतिस्पर्धात्मक भावना भी जागृत हुई। उसने छोटे काले घोड़े की देखभाल करने, उसे खिलाने, घोड़े के बालों को ब्रश करने के लिए स्वेच्छा से काम किया और कभी दूसरों के सामने दिखावा नहीं किया। 9 साल का लड़का मन ही मन एक खूबसूरत सी चाहत संजोए हुए जल्द से जल्द छोटे काले घोड़े के साथ एक दोस्ताना रिश्ता स्थापित करने और उस पर सरपट दौड़ने की अपनी अच्छी इच्छा को साकार करने की उम्मीद करता है। तारांकन 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 तारांकन।
बांस की बांसुरी बनाने के नाम पर सुकिंग्लुओ पहाड़ों पर खेलने के लिए गया और बहुत सारे पुराने बांस चुने जिनमें बढ़िया बांस के पैटर्न और मजबूत बांस की गुणवत्ता थी। जब उसने कियाओजी के लिए बांस की बांसुरी बनाई तो उसे प्रेरणा मिली और उसने अपने माता पिता को पैसे कमाने में मदद करने के लिए एक अच्छा विचार बनाया। वह अपने पिछले जन्म में लय में निपुण थी और उसने स्वयं जो बांस की बांसुरी बनाई थी उसकी ध्वनि स्पष्ट और गोल थी, जिसे शीर्ष श्रेणी की उत्कृष्ट कृति कहा जा सकता है। सूहू मेहनती है और ली शियू ए निपुण है। अगर यह जोड़ा बांस की बांसुरी बनाना सीख ले और उसे बेचने के लिए लेहंग भेज दे तो ये पैसे कमाने का अच्छा तरीका होगा। उसने तैयार बांस की बांसुरी अपनी बहन को दे दी और अपने माता पिता के सामने मधुर धुन बजाई, जिसे सुनकर पूरा परिवार मंत्रमुग्ध हो गया। उस समय का लाभ उठाते हुए जब उसके माता पिता धुन में डूबे हुए थे और उसके बारे में याद कर रहे थे, उसने गर्म लोहे पर प्रहार किया, बहुत गंभीर तरीके से अपना चेहरा बनाया और अपनी बड़ी धन कमाने की योजना को विस्तार से बताया, जिसने सूहू और उनकी पत्नी को बहुत प्रभावित किया। तारांकन तारांकन तारांकन। अगले दिन सुबह सुबह सूहू ने अपना सामान पैक किया, एक टोकरी और एक चाकू लिया और अपनी छोटी बेटी के साथ उपयुक्त बांस खोजने के लिए पहाड़ों पर चला गया। पिता और पुत्री सुबह की ओस के साथ एक हरे भरे बांस के जंगल में आए। सुकिंग्लुओ अपनी पीठ पर एक छोटी टोकरी रखकर बांस के जंगल में छोटे पैरों से चलती हुई सावधानी से उपयुक्त पन्ना बांस की तलाश कर रही थी। खोजते समय उन्होंने अपने बगल में बांस की ओर इशारा किया और सूहू को समझाया कि पुराने बांस को नए बांस से कैसे अलग किया जाए। क्या बांस की बनावट ठीक और घनी है? क्या बांस ठोस है? क्या बांस की नली सीधी और गोल है? और क्या नली की दीवार की मोटाई एक समान है? सूहू ने बहुत ध्यान से सुना और जितना ज्यादा वह सुनता गया उतनी ही उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। गहरे हरे और सीधे बांसों को देखते हुए उसकी मोटी भौहें और बड़ी आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने संगीतकारों के सामने एक के बाद एक रखी हुई उत्कृष्ट स्वर वाली बांस की बांसुरियां देखीं, जिन्हें देखकर वे उन्हें खरीदने के लिए दौड़ पड़े और प्रशंसा से भर गए। पिताजी, क्या आप समझे? सुकिंग्लुओ की प्यारी सी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, जिससे उसके भटकते हुए विचार पीछे हट गए। मैं समझता हूँ, पिताजी के मन में यही है। सूहू ने दृढ़ता से सिर हिलाया और आश्वस्त करने के लिए अपने दिल की ओर इशारा किया। ठीक है पिताजी, चलो अलग अलग देखते हैं। सुकिंग्लुओ ने मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, जब आपको कोई उपयुक्त बांस मिले तो उसे काटने में जल्दबाजी न करें, मुझे बुलाएं और काटने से पहले उसे ध्यान से पहचान लें ताकि उसे गलत तरीके से न काटा जाए और संसाधनों को बर्बाद न किया जाए। ठीक है पिताजी, बहन यू की बात मानेंगे। सूहू ने स्वाभाविक रूप से सहमति व्यक्त की। बांस का जंगल बड़ा नहीं है और पिता और बेटी ने पूरी सुबह बांस के जंगल में घूमते हुए बिताई। उन्होंने 3 सीधे और गहरे हरे रंग के बांस चुने, उन्हें बीच से काटा, उपयुक्त बांस की गांठें काटी, उन्हें पीछे की टोकरी में रखा और उन्हें बांस की बांसुरी बनाने के लिए सामग्री चुनी। बहन यू, चलो वापस चलते हैं। दोपहर में बहुत गर्मी है और लंबे समय तक जंगल में रहने के कारण मेरा दम घुट रहा है। सूहू ने बहन यू की छोटी उम्र के बारे में सोचा। उसे चिंता हुई कि वह अपना भोजन नहीं खा पाएगी और अपनी प्यारी छोटी बच्ची को भूखा मार देगी, इसलिए उसने एक बहाना ढूंढा और पहाड़ से नीचे जाना चाहा। पिताजी, आगे जंगल में मशरूम हैं, चलो वापस जाने से पहले कुछ मशरूम तोड़ लें। सुकिंग्लुओ ने छोटे किंगफिशर की आवाज़ सुनी। बांस के जंगल के सामने पहाड़ पर दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां उगती थीं। तेयांग क्यू बहुत खुश था और मशरूम चुनने के नाम पर पहाड़ के चारों ओर घूमना चाहता था। तुम्हारी माँ ने कल पहाड़ की तलहटी में कुछ मशरूम तोड़े थे और अभी भी कुछ घर पर हैं। सूहू थोड़ा हिचकिचा रहा था, वह अभी भी जल्द से जल्द खाने के लिए पहाड़ से नीचे जाना चाहता था, छोटी लड़की को भूखा मारने के डर से। पिताजी, मैं मशरूम चुनना चाहता हूँ। सुकिंग्लुओ ने अपना छोटा सिर उठाया और अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से उत्सुकता से उसकी ओर देखा। ठीक है, तो कुछ चुन लो। सूहू तुरंत हार गए और बिना शर्त सहमत हो गए। तारांकन 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 तारांकन। सुकिंग्लुओ ने अपनी पीठ पर एक छोटी टोकरी रखी, छोटे पैरों पर चला और छोटे किंगफिशर द्वारा निर्देशित दिशा के आगे इत्मीनान से आगे बढ़ा। सूहू ने एक कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है और जब उसका रास्ता कांटेदार झाड़ी से अवरुद्ध होता है तो वह कुछ कदम चलकर कुल्हाड़ी लहराते हुए, कांटों को काटते हुए अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर आगे बढ़ता है। पिता और पुत्री बांस के जंगल से होते हुए नीचे नदी के पास पहुंचे, एक साफ और उथली जलधारा को पार किया और दूरी पर हरियाली का एक टुकड़ा देखा। छोटे पौधे छोटे लाल जंगली फूलों के साथ खिल रहे हैं और ठंडी पहाड़ी हवा चल रही है और छोटे जंगली फूल एक एक करके हवा में लहरा रहे हैं, जो वास्तव में सुंदर है। चहचहाओ। छोटा किंगफिशर छोटे जंगली फूलों के ऊपर से उड़ता है, छोटे लाल फलों के गुच्छे को सटीकता से उठाता है और उन्हें खुशी से अपने मुंह में खा जाता है। पिताजी, ये छोटे जंगली फूल बहुत सुंदर हैं, चलो कुछ तोड़कर घर जाकर लगा दें। सुकिंग्लुओ ने अपनी छोटी सी टोकरी से एक छोटा फावड़ा निकाला और गंभीर भाव से फूलों की जड़ें खोदना शुरू कर दिया।
सूहू हमेशा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी को ये पसंद है और वह फूल लगाना चाहती है, इसलिए एक पिता के तौर पर यह उनका कर्तव्य है कि उन्हें खुद ये काम करना होगा और अपनी बेटी की सेवा करनी होगी। इसलिए सूहू ने तुरंत पीछे की टोकरी से फावड़ा निकाला और जोर जोर से खुदाई शुरू कर दी। अरे बहन यू, ये किस तरह की घास है? जड़ें वैसी ही दिखती हैं। कुछ फावड़े नीचे गिराने के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। पौधे की ताजी पत्तियों के नीचे अदरक जैसी दिखने वाली जड़ें थीं। यह अदरक के समान नहीं है, तथा मुट्ठी भर अदरक मिट्टी के ढेले के समान होते हैं। पिताजी, मुझे बताए, क्या यह उसी जैसा दिखता है जिसे हमने काउंटर पर जिनसेंग बेचते हुए देखा था जब हम कोंगशांतांग में जिनसेंग बेच रहे थे? इसे तियान या कुछ और कहते हैं। सू किंगलुओ ने अपने छोटे से चेहरे और गालों को अपने हाथों से सहारा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सूहू के प्रश्न के बारे में गहराई से सोच रही हो। तियान क्यूई, सूहू ने अपनी जांघ पर थपकी दी और उत्तेजना में लगभग जमीन से उछल पड़ा। बहन यू, हमने एक खजाना खोद लिया है। ये तियान क्यूई है, एक उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय सामग्री, और फार्मेसी में कीमत सस्ती नहीं है। पिताजी, क्या मैं घर पर उगाने के लिए कुछ खोद सकता हूँ? सू किंगलुओ ने अपनी छोटी सी दूधिया आवाज में मीठी आवाज में कहा और टेढ़ी भौहों से मुस्कुराए। ठीक है, क्यों नहीं, सिस्टर यू इसे लगाना चाहती हैं, इसलिए पिताजी इसे आपके लिए खोदेंगे। स्वाभाविक रूप से सूहू सहमत हो गया और उसने सबसे मोटी जड़ वाले कुछ पौधों को चुना और उड़ते हुए फावड़े से उन्हें जड़ों और मिट्टी के साथ खोदा और सावधानी से टोकरी में डाल दिया। शेष तियानची के लिए उसने सावधानीपूर्वक जड़ें खोदी, उन्हें एक कपड़े के थैले में भरा और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। फील्ड 7 के आधे बैग का वजन 5 या 6 कैटी होता है और अगर इसे कोंगशांतांग में भेजा जाए तो इसे बहुत सारे पैसों में बेचा जा सकता है। सूहू बहुत खुश हुआ और उसने नदी में अपनी प्यारी बेटी के साथ हाथ धोए, एक छोटा सा गीत गुनगुनाया और उसका छोटा सा हाथ पकड़कर पिता और बेटी खुशी खुशी घर चले गए। दोपहर में सूहू ने एक गधा गाड़ी ली और तियानकी को बेचने के लिए फुरोंग टाउन की ओर दौड़ पड़ा। वह बांस की बांसुरी की कीमत पूछने के लिए लेक्सिंग भी गया। मैंने उस युवक से सुना कि साधारण स्वर वाली बांस की बांसुरी 1 ताइल से लेकर 5 ताइल चांदी तक की होती है। स्वर उत्कृष्ट है और जिन्हें खजाना कहा जा सकता है उन्हें सैकड़ों टैल या यहाँ तक कि हजारों टैल में बेचा जा सकता है, और उत्साहित हृदय और फेफड़े बेतहाशा धड़क रहे हैं। तारांकन 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 तारांकन। पर्याप्त बांस चुनने के बाद सू किंगलुओ ने ली शियुए को औपचारिक रूप से बांस की बांसुरी बनाना सिखाना शुरू किया। ली शियुए कुशल थी और 10 दिनों के व्यावहारिक शिक्षण के बाद वह मूल रूप से बांस की बांसुरी बनाने की मूल बातों में निपुणता हासिल करने में सक्षम हो गई। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया डिमो और फिल्म गोंद के चयन और उत्पादन में थोड़ा प्रयास लगा। माँ और बेटी द्वारा लगातार दोहराए जाने और प्रयोग करने के बाद अंततः 1 महीने के बाद ली शियुए स्वयं बांस की बांसुरी बनाने में सक्षम हो गई। इसके अलावा उत्पादित बांसुरी की गुणवत्ता अभी भी अच्छी है, जो बाजार में बिकने वाली साधारण बांसुरी से खराब नहीं है। तारांकन तारांकन तारांकन। पिताजी, कल शहर जाए और मेरे द्वारा बनाई गई बांस की बांसुरी को लेक्सिंग के पास ले आइए और उन्हें इसे आजमाने दीजिए। पिताजी को याद रखना चाहिए कि आप उन्हें इसे केवल आजमाने देंगे और आप इसे किसी भी पैसे में नहीं बेचेंगे। बांसुरी का उत्पादन समाप्त हो गया है और अगला कदम एक उचित योजना बनाना और इस पर चर्चा करना है कि इसे कैसे बेचा जाए। सू किंगलुओ लंबे समय से बांसुरी बेचने के बारे में चिंतित थीं। इस बार उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाला रास्ता अपनाया और सबसे पहले उन्होंने स्वयं द्वारा बनाई गई बांस की बांसुरी का उपयोग करके लहंग में अपना नाम बनाया। फिर अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करें और संगीतकारों की लोकप्रियता के माध्यम से सभी राज्यों और काउंटियों में बांसुरी का प्रचार करें। धीरे धीरे संगीतकारों के मन में ब्रांड का प्रभाव स्थापित करें ताकि प्रसिद्ध संगीतकार अपनी बांसुरी रखने पर गर्व महसूस करें। जहां तक ब्रांड के नाम की बात है तो वह पहले ही सोच चुकी है और उसका नाम जुयुन है, जो सरल और अच्छा है। ठीक है, पिताजी बहन यू की बात सुनते हैं। सूहू ने अपनी बेटी द्वारा बनाई गई बांस की बांसुरी ली, कीमती बांसुरी को एक नए लंबे कपड़े के थैले में डाला और सावधानीपूर्वक उन्हें पीछे की टोकरी में रख दिया। बहन यू, अगर वे इसे खरीदने पर जोर देंगे तो क्या होगा? ली शियू ए ने अपने दिल में संदेह व्यक्त करते हुए पूछा। लेक्सिंग एक फार्मेसी की तरह है। वे संगीत वाद्य यंत्र खरीदते हैं और उन्हें बदलाव लाने के लिए फिर से बेचते हैं। अगर उनके पास पैसा है और वे उन्हें पैसा कमाने नहीं देते हैं तो वे कैसे हार मान सकते हैं? कोई बात नहीं, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। सू किंग आश्वस्त थे, उन्होंने इसे खरीदने पर जोर दिया, लेकिन पिता ने कहा कि यह बांसुरी एक पैतृक खजाना है और इसे बेचा नहीं जा सकता। व्यापारी इसे चाहता है और घर पर उसी गुणवत्ता की बांसुरी है, इसलिए उन्हें आकर ले जाने दें। बहन यू, आपका क्या मतलब है? सूहू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में उलझन देखी। पिताजी, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, सू किंगलुओ ने मीठी आवाज में कहा और बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए।
अगर वे इसे आगे नहीं बढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, चलो इसे बेचने के लिए काउंटी चलते हैं। अगर वे वास्तव में इसे चाहते हैं तो वे निश्चित रूप से आपके साथ वापस आएंगे। जब लेक्सिंग वाले आएंगे तो मेरी माँ उनके लिए इसे वहीं बना देंगी। तुम्हें ऐसा दिखावा करना होगा कि इसे बनाना बहुत मुश्किल है। पिताजी ने बगल से बोलते हुए कहा कि हमारे परिवार में बांस की बांसुरी बनाने की प्रक्रिया पूर्वजों से प्राप्त एक अनोखी गुप्त कला है और यह पुरुषों को नहीं दी जाती है। उच्च गुणवत्ता वाली बांसुरी सामग्री का चयन करना बेहद कठिन है और उत्पादन प्रक्रिया बहुत जटिल है। एक बांस की बांसुरी को 1 या 2 साल में खजाना कहा जा सकता है, ये दुर्लभ है। जब वे देखेंगे कि माँ ने इसे स्वयं बनाया है तो वे इस पर विश्वास करेंगे। इसके अलावा पिताजी ने कहा, हमारे परिवार की शिल्पकला अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो गई है और यह मुझ तक पहुंच गई है। मुझे युवा मत समझो, लेकिन मैं नीले से भी बेहतर हूं, यहां तक कि अपनी माँ से भी बेहतर हूं। मेरे घर पर जो 2 दुर्लभ बांस की बांसुरी हैं वे सभी मैंने ही बनाई हैं। पिताजी और माताजी आगंतुक के सामने हैं, बस ये काम कर दीजिए और बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। तारांकन 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 तारांकन। ओह मेरी प्यारी, हमारी बहन यू का छोटा सिर कैसा दिखता है। लिशियुए लगभग अचंभित रह गई और अपने दिल को थपथपाते हुए बोली, तुम्हारे मन में इतने सारे विचार क्यों हैं? अरे हमारी बहन यू एक गाय है, आकाश में सौभाग्य की कुंवारी कन्या, पुनर्जन्म, अनमोल जीवन और दीर्घकालीन भाग्य के साथ पैदा हुई। सूहू ने अपनी बेटी का घमंड खराब कर दिया और खुद को शेखी बघारने से नहीं रोक सका। सू किंगलुओ ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी आज रात जल्दी सो जाएंगे और कल अच्छे मूड में शहर जाएंगे और लेक्सिंग लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने अपने भाषण की योजना पहले ही बना ली है। हाँ, तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। सूहू खुश हुआ, अपनी ठोड़ी पर दाढ़ी को सहलाया और खुशी से मुस्कुराया। पिछले 2 सालों में आपके पिता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। उनकी जबान तीखी है और वे अपनी सांस रोक सकते हैं। लिशियुए ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए मजाक किया, ऐसा नहीं है कि जब मैंने पहली बार जिनसिंग बेचा था तो मैंने एक ही मुंह से सारे निचले हिस्से निकाल लिए थे। अरे अरे, सूहू ने अपनी नाक रगड़ी और खुशी से कहा, हमारे छोटे फूफा के साथ आप अब सीख सकते हैं और बेच सकते हैं। आप तोते की तरह जीभ सीख सकते हैं। 4 या 5 साल सीखने के बाद सार सीखने का समय आ गया है। तुम ही मोटी चमड़ी वाले हो। लीजियू ए उसे शेखी बघारते हुए नहीं सुन सकी, इसलिए उसने उसे मुस्कुराते हुए एक सफ़ेद नज़र दी। यदि आप अपनी प्रशंसा करते हैं तो आप उत्तर नहीं पा सकेंगे और आपके 2 ब्रश ये कहने में शर्मिंदा हैं कि आपने मिस यू का सार सीख लिया है। बहू, इस पर विश्वास मत करो। सूहू ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उसका चेहरा लाल हो गया। मैं सिस्टर यू से थोड़ा थोड़ा करके सीखूंगा और जल्दी या बाद में मैं सार सीख लूंगा। शायद उस दिन मैं भी एक दुकान खोल पाऊंगा, व्यापार कर पाऊंगा और बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगा ताकि तुम तीनों मेरे साथ रह सको। एक सुनहरा और कीमती दिन। ठीक है, ठीक है। सू किंगलुओ ने इस अवसर पर अपने छोटे हाथों से ताली बजाई और खुशी से मुस्कुराए। पिताजी ने व्यवसाय में बहुत पैसा कमाया। हमारा परिवार एक बड़ा घर, एक गाड़ी और एक नौकरानी खरीदने के लिए राजधानी गया। मेरी बहन और भाई ने शरद ऋतु की परीक्षा पास की और उच्च अधिकारी बन गए। ओह, सिस्टर यू वास्तव में डैडी की आज्ञाकारी बच्ची है, इसलिए ये डैडी के दिल में है। ये सुनकर सूहू बहुत खुश हुआ, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी छोटी बेटी के गुलाबी और कोमल गालों को अपने बड़े खुरदरे हाथों से रगड़ा और कान से कान तक मुस्कुराने लगा। ये दर्द होता है, ये दर्द होता है। सू किंगलुओ ने अपने बेचारे चेहरे और गालों को खुरदुरे हथेलियों की यातना से बचाते हुए जोर से पीछे झुक गई। ठीक है, सो जाओ, मुझे कल लेक्सिंग जाना है और उनसे लड़ना है। लिशियुए ने छोटी बेटी की चुपके से रगड़ने की छोटी छोटी हरकतों को देखा और खुश होने से खुद को रोक नहीं सका और सूहू की बाँह थपथपाते हुए उसे जल्दी आराम करने का आग्रह किया। ठीक है, सो जाओ। सूहू ने अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा की, बहुत गर्मजोशी महसूस की और जाने के लिए अनिच्छुक था। लिशियू ए के आग्रह के तहत वह अनिच्छा से मुख्य कमरे से बाहर निकल गया और धोने और आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन दोपहर में, जैसा कि सू किंगलुओ ने उम्मीद की थी, लेजिंग से कोई व्यक्ति बांस की बांसुरी लाने के लिए सूहू के पीछे पीछे घर तक आया। सबसे छोटी बेटी के निर्देशानुसार दंपति ने बांस की बांसुरी की शिल्पकला का प्रदर्शन करने के लिए लोगों के एक समूह को आंगन में आमंत्रित किया। जब सूहू के प्यारे पिता परेशानी खड़ी कर रहे थे और वह अपनी प्यारी छोटी बेटी को दिखाने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे, तभी आंगन के बाहर नदी के किनारे से मधुर और लंबी बांसुरी की आवाज आई। आंगन में सभी ने प्रतिष्ठा सुनी और चारों ओर देखा, केवल गुलाबी मेकअप के साथ एक छोटी लड़की को देखने के लिए, नर्म और आरामदायक छोटे हेक्साग्राम पैंट पहने हुए, 2 नौकरानी यपिन को कंघी करते हुए, नए साल की पेंटिंग में एक छोटी परी की तरह, एक मैरून टट्टू की सवारी करते हुए, बांसुरी बजाते हुए, नदी के किनारे इत्मीनान से खेल रहे थे।
मधुर बांसुरी की ध्वनि लय हर्षित और आरामदायक, कुरकुरा और मधुर है और आराम और जीवंत धुन है, जैसे कि किसान परिवार के बच्चे खेत में बेतहाशा खेल रहे हैं, और शुद्ध और मधुर हंसी निरंतर है जो लोगों को सहज महसूस कराती है। चहचहाहट, चहचहाहट, चहचहाहट। बांसुरी की ध्वनि हवा के साथ गूंज उठी और अचानक पहाड़ों और जंगलों से पक्षियों के झुंड उड़कर बाहर आ गए। एक छोटे से जलते हुए किंगफिशर के नेतृत्व में वे अपने पंख फड़फड़ाते हुए नदी के किनारे उड़ गए, खुशी से गाते हुए, छोटी लड़की के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। जैसे ही गाना शुरू हुआ, नदी के किनारे के पक्षी उनसे अलग होने के लिए अनिच्छुक हो गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से गाना गाया और व्यवस्थित तरीके से जंगल में वापस उड़ने से पहले कई बार छोटी लड़की के चारों ओर चक्कर लगाया। अद्भुत, अद्भुत, ये गीत केवल आकाश में ही होना चाहिए, हम इसे दुनिया में कितनी बार सुन सकते हैं। बांसुरी लेने आए लेजिंग के समूह में ब्रोकेड में एक युवक ने अपने हाथों को ताली बजाते हुए हंसा, आंगन से बाहर निकला, नर्म रेत पर कदम रखा और बिना किसी हिचकिचाहट के छोटे लाल घोड़े की ओर चला गया। युवा स्वामी, नदी के पानी से सावधान रहें कि आपके जूते गीले न हो जाएं। साथ आए नौकर उसके पीछे पीछे आए और उसे धीरे से याद दिलाते रहे। कोई बात नहीं, युवक ने हाथ हिलाकर उसे पीछे हटने का संकेत दिया और साफ व उथली नदी में छोटे लाल घोड़े के आगे आगे कदम दर कदम चलना जारी रखा। वह लंबा और सीधा था, घोड़े के सिर के सामने खड़ा था, उसकी निगाह घोड़े पर बैठी छोटी लड़की के ठीक उसी स्तर पर थी। छोटी लड़की, मैं जुफैंग ट्रेडिंग कंपनी का युवा मालिक लुओ जान हूँ, क्या तुम अपने हाथ में बांस की बांसुरी उधार ले सकती हो? गुलाबी मेकअप और उत्तम सजावट वाली प्यारी छोटी लड़की को देखते हुए, जो एक छोटी परी की तरह दिखती है, उसने अवचेतन रूप से अपनी आवाज को नरम कर दिया और उसकी काली और सफ़ेद आंखों में थोड़ी सी स्टारलाइट चमक रही थी। ठीक है, आप यहाँ हैं। सू किंगलुओ की आंखें चालाकी से चमक उठीं, मानो उसे कोई परवाह ही न हो। उसने लापरवाही से अपने हाथ में पकड़ी बांस की बांसुरी उसकी ओर फेंक दी। लुओ जान की भौहें कांप उठीं और उसने बांस की बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ लिया, ध्यान से उसे अपनी आंखों के पास उठाया और ध्यान से देखा। उत्कृष्ट कारीगरी, बढ़िया बनावट, गोल छेद और उत्कृष्ट लय वास्तव में दुर्लभ खजाने हैं। ये बांस की बांसुरी क्या तुमने बनाई है? उन्होंने मिश्रित भावनाओं के साथ बांस की बांसुरी उठाई। हालांकि उन्होंने छोटे से आंगन में सूहू को स्पष्ट रूप से समझाते हुए सुना था, उनके परिवार के कौशल अगली पीढ़ी, सबसे छोटी बेटी को हस्तांतरित हो गए थे। यह विश्वास करना अभी भी कठिन है कि जो छोटी बच्ची नीले रंग से भी बदतर है, वह उसके सामने खड़ी 5 साल की बच्ची है, जो टट्टू की पूंछ जितनी भी लंबी नहीं दिखती। हाँ, बड़े भाई को विश्वास नहीं होता। सू किंगलुओ ने अपने प्यारे छोटे खरगोश के दांत दिखाए और उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें चमक उठीं। वह एक मासूम छोटी लड़की की तरह दिख रही थी और उसने चालाकी से पूछा, बड़ा भाई? जब युवक ने भाई शब्द सुना तो वह स्पष्टतः स्तब्ध रह गया तथा हवा में एक क्षण के लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वह 27 साल का है और उसके 2 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा 7 साल का है और सबसे छोटा बेटा 3 साल का है। उन्हें छोटी लड़की का माता पिता होना चाहिए। हालांकि किसी कारण से उस छोटी लड़की की स्पष्ट और मधुर आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी और मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। छोटी लड़की ने उसे अपना भाई कहा, जिसका मतलब था कि वह ज्यादा बूढ़ा नहीं था और वह अभी भी कुछ सालों तक जवान होने का नाटक कर सकता था। ये सोचते हुए उसने उस छोटी लड़की की ओर थोड़ी अधिक दयालुता से देखा। छोटी लड़की, क्या तुम्हारा नाम किंगलुओ है? हाँ। सू किंगलुओ ने हल्के से अपना सिर हिलाया। बड़े भाई को आपकी बांसुरी बहुत पसंद है और वे इसे खरीदने के लिए ऊंची कीमत देने को तैयार हैं। क्या आप इसे भाई को बेच सकते हैं? चून की छोटी लड़की उसे अपना भाई कहती थी, इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लुओ जान बहुत ही निर्लज और कालापेट वाला था। वह बहुत ही सौम्य मुस्कान के साथ मुस्कुराया, स्वयं को बड़ा भाई बताया तथा जानबूझकर छोटी लड़की के साथ अपने रिश्ते को सीमित कर दिया। ये बांसुरी बिक्री के लिए नहीं है। सू किंगलुओ ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और इससे पहले कि लुओ जान की सांस रुकती, वह फिर से मीठी मुस्कान के साथ बोली, केवल भेजो। जियो किंगलुओ, बड़े भाई को समझ में नहीं आया कि तुम्हारा क्या मतलब है। लुओ जान ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल को वापस अपने पेट में धकेल दिया, जो लगभग उसके गले से बाहर निकल गया। ध्वनि जानने के लिए तारों को पहनो और मित्र बनाने के लिए बांसुरी का प्रयोग करो। सू किंगलुओ ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, चाहे वह कोई भी हो, जब तक वह इस बांसुरी को बजा सकता है और फीनिक्स के लिए 100 पक्षियों को आकर्षित कर सकता है, मैं उसे यह बांसुरी दूंगा और मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। जियो किंगलुओ, क्या आप चाहते हैं? लुओ जान व्यवसाय में एक अनुभवी है। उसने अपनी पलकें झपकाईं और ऐसा लगा कि वह छोटी लड़की की बात का मतलब समझ गया। इस बांस की बांसुरी पर बांस कविता शब्द उत्कीर्ण है, जो मेरे परिवार के पैतृक कौशल का प्रतीक है। सू किंगलुओ ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक कोई इस बांसुरी को बजाता है और फीनिक्स के लिए 100 पक्षियों को आकर्षित करता है, तब तक बांस की कविता के लोगों के साथ उत्कीर्ण बांसुरी सबसे बड़े भाई द्वारा बेची जाएगी। यह एक सौदा है।
लुओ जान समझ गया और उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे जिससे लोमड़ी जैसी धूर्त मुस्कान दिखी। यह एक सौदा है। सू किंग लुओ ने अपने छोटे हाथों से ताली बजाए और मुस्कुराए और लुओ जान के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। दोनों एक दूसरे की आंखों में एक मत संतुष्टि देख सकते थे। तारानकन 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 तारानकन। उस रात देर से क्यांजी मंडप पवेलियन मास्टर, उस छोटी लड़की में कुछ कौशल है। उसने एक गाना गाया और फीनिक्स के लिए 100 पक्षियों को आकर्षित किया। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। लुओ जान चांदी का मुखौटा पहने एक युवक के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा हुआ और उसने दोपहर में वोनियू गांव में जो कुछ देखा उसका विस्तार से वर्णन किया, बिना एक भी विवरण छोड़े। क्या आपने लड़की के जीवन के अनुभव की जांच की है? युवक ने अपना मुखौटा उतार दिया जिससे एक पुरुष और महिला का चेहरा सामने आया, जिसकी भौहें और आंखें 3 बुरी जादुई बिंदुओं से रंगी हुई थीं और गहरी आंखों के माध्यम से एक तेज अंधेरा प्रकाश चमक रहा था। मैंने इसकी जांच की, लेकिन जब मुझे ये क्योटो शहर के पास मिला तो सुराग खत्म हो चुके थे। लुओ जान ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी और गहरी आवाज में जवाब दिया, और मेरे अधीनस्थों ने पता लगाया कि एक और ताकत उसकी तलाश कर रही है। यह शाही दरबार से कोई व्यक्ति प्रतीत होता है। उसने कुछ समय पहले ही एक महिला अधिकारी को बचाया था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि शाही अदालत के लोगों ने उसकी जांच की। युवक की आंखें संकुचित हो गईं। यह महिला अत्यंत बुद्धिमान है, वह किसी भी तरह से एक बेकार व्यक्ति नहीं है। भाग्यशाली गुड़िया के बारे में बात करना दूसरों को धोखा देने का एक बहाना है। आपको अन्य ताकतों से पहले उसकी उत्पत्ति का पता लगाना होगा। हाँ, यह अधीनस्थ किसी को जांच के लिए भेजेगा। लुओ जान ने ऑर्डर ले लिया और जब वह जाने लगा तो उसने अचानक पूछा, मंडप मास्टर, बांसुरी के बारे में क्या? चूंकि वह गति पैदा करना चाहती है, इसलिए उसे वह करने दीजिए जो वह करना चाहती है। युवक की उठी हुई आंखों के कोने थोड़े शैतानी ढंग से फड़क रहे थे। आदेश को आगे बढ़ाओ और व्यापक रूप से निमंत्रण वितरित करो। दुनिया भर के प्रसिद्ध संगीतकारों को बांसुरी प्रशंसा भोज में भाग लेने के लिए ज़ुझोउ शहर में इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित करो। हाँ, लुओ जान को स्पष्ट उत्तर मिला। कोई आपत्ति नहीं हुई और फिर वह सम्मानपूर्वक घर से बाहर निकल गया। तारानकन 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 तारानकन। दुनिया में नंबर 1 वाणिज्यिक फर्म के रूप में जानी जाने वाली जुफेंग कमर्शियल फर्म द्वारा ज़ुझोउ सिटी बांसुरी प्रशंसा भोज का आयोजन 7 देशों में किया गया था और 7 देशों के प्रसिद्ध संगीतकारों को आमंत्रित किया गया था। 7 देशों के प्रसिद्ध संगीतकार बांसुरी प्रशंसा भोज में भाग लेने पर गर्व महसूस कर रहे थे और वे एक के बाद एक यहाँ आए। और दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति, साहित्यकार और परिष्कृत विद्वान जिन्होंने इस घटना के बारे में सुना, वे सुगंधित कारों में बिन बुलाए यहाँ आए और सुंदर परिवार के सदस्यों को साथ लाए। थोड़ी देर के लिए सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं ज़ुझोउ शहर में एकत्र हुईं और यह बहुत जीवंत था। बांसुरी सराहना भोज के तीसरे दिन आखिरकार किसी ने बांसुरी बजाई, जिससे सैकड़ों पक्षी आकर्षित होकर बांसुरी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जिससे एक बड़ी सनसनी फैल गई। हालांकि सभी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि पक्षियों को आकर्षित करने वाला कोई प्रसिद्ध संगीतकार नहीं था, बल्कि चीका एक 10 वर्षीय बालक था। ये पुत्र छोटी उम्र में ही प्रसिद्ध हो गया। उसकी साहित्यिक प्रतिभा और अद्वितीय सुंदरता अद्वितीय थी। उसने 10 वर्ष की आयु में क्यूई के प्रथम पुत्र की उपाधि प्राप्त की। इस बार बांस की बांसुरी बजाने से सैकड़ों पक्षी देखने के लिए आकर्षित हुए और इससे अभूतपूर्व सनसनी फैल गई। तब से ये प्रसिद्धि पूरे 7 राज्यों में फैल गई है। तारानकन 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 तारानकन। बांसुरी प्रशंसा भोज की अभूतपूर्व सफलता का पहाड़ों में छिपे छोटे से गांव से कोई लेना देना नहीं है। सू किंग लुओ अभी भी पहाड़ों और जंगलों में आज़ादी से बजा रहा है। लुओ जान को वोनियू गांव में फिर से आए हुए आधा महीना हो गया है। सू किंग लुओ ने अपना वादा निभाया और इसे अपनी मां से बनवाया और उसने खुद ही इसे समायोजित किया। बांस की कविता के लोगों के साथ उत्कीर्ण बांस की बांसुरी को नीलामी के लिए लुओ जान को सौंप दिया गया और उसके साथ एक दीर्घकालिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांसुरी प्रशंसा भोज के प्रचार के बाद बांस की कविता के प्रतीक के साथ उत्कीर्ण बांस की बांसुरी सभी के लिए लोकप्रिय हो गई और प्रसिद्ध संगीतकार इसे खरीदने के लिए दौड़ पड़े। यहाँ तक कि दुनिया भर के साहित्यकारों और बांसुरी की आवाज़ को पसंद करने वाले रईसों ने भी इसमें भाग लिया। दुर्लभ बांस की बांसुरियों की नीलामी की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसमें तेजी आने का रुझान है। सू किंग लुओ ने उच्च गुणवत्ता वाले सामान का रास्ता अपनाने पर जोर दिया और ली शियुए को बांस की बांसुरी को सावधानीपूर्वक तैयार करने के लिए कहा और जुफेंग ट्रेडिंग कंपनी द्वारा हर महीने नीलाम की जाने वाली बांस की बांसुरियों की संख्या 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ली शियुए ने स्वाभाविक रूप से अपने पूरे मुंह से सहमति व्यक्त की और हर दिन बांस की बांसुरी बनाने की प्रक्रिया में खुद को डुबो दिया, प्रत्येक खजाने को पूरा करने की खुशी का आनंद लिया। तब से सूहू और उनकी पत्नी ने बांस की बांसुरी बनाकर उन्हें बिक्री के लिए जुफेंग कमर्शियल फर्म को सौंप दिया है।
हर महीने कम से कम कुछ 100 टैल चांदी की कमाई होती है। जैसा कि सूहू ने कहा, परिवार का जीवन अधिक से अधिक समृद्ध और खुशहाल होता जा रहा है। गर्मियां बीत गईं और पतझड़ आ गया और फूल खिल गए। पलक झपकते ही गर्मी की छुट्टियां बीत गईं और कॉलेज का शरद सेमेस्टर शुरू हो गया। सूहू और उसकी पत्नी के साथ क्याओजी काउंटी में अध्ययन करने के लिए चला गया। दो नाव से नदी पार करता है और कक्षाओं में भाग लेने के लिए नदी के दूसरी ओर स्थित अकादमी में जाता है। सुकिंगलुओ दोनों बच्चों की देखभाल करने के लिए घर पर ही रहती थी। माता पिता की रोक-टोक के बिना वह अधिक सहज थी। पहाड़ों और जंगलों में खेलने के लिए टट्टू पर सवार होकर जाते हुए चांदी की घंटियों की तरह हर्षित और मधुर हंसी वो न्यू गांव के हर कोने में फैल जाती थी। तारांकन। सूहू और उनकी पत्नी ने क्याओजी को काउंटी सीट पर भेज दिया और जब तक वह सफलतापूर्वक स्कूल में प्रवेश नहीं ले लेती वे वापस नहीं आएंगे। काउंटी सीट बहुत दूर है और आने जाने में 5 दिन लगते हैं। अपने माता पिता के घर पर न होने के कारण 9 वर्षीय सू जिक्सुआन ने खाना पकाने और अपनी छोटी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सू जिक्सुआन विचारशील, स्थिर और समझदार था। वह घर पर अपनी छोटी बहन के साथ अकेला रहता था, एक वयस्क की तरह घर को साफ सुथरा रखता था और अपनी छोटी बहन की पूरी लगन से देखभाल करता था। सुबह जल्दी उठकर वह अंडे का कस्टर्ड पकाता, अपनी नींद में डूबी छोटी बहन को जगाता और नाव से नदी पार करके कक्षाओं के लिए अकादमी जाने से पहले उसे नाश्ता करते हुए देखता। दोपहर के समय स्कूल से छुट्टी के बाद वह एक पल के लिए भी देरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए वह अपना स्कूल बैग पीठ पर लादकर फेरी की ओर भागा। मैंने फेरी में स्टीम स्टफ्ड बन की दुकान से कुछ स्टीम्ड बन खरीदे, उन्हें अपनी बाहों में उठाकर वापस लाया और अपने भाई बहन के लंच के रूप में उनका इस्तेमाल किया। दोपहर को स्कूल से छुट्टी होने के बाद वह यथाशीघ्र घर चला जाता था। कभी कभी जब शिक्षक अपना होमवर्क ठीक से नहीं करता है तो वह छात्रों को दंडित करता है और कक्षा से बाहर निकलने में देरी करता है। मेरे दिमाग में वह दृश्य घूम गया जिसमें मेरी छोटी बहन आंगन के गेट पर बैठी है, अपना छोटा सा चेहरा और थोड़ी पकड़े हुए भूखा पेट बेसब्री से उसके घर आने का इंतजार कर रही है। वह बेचैन होगा, चाहेगा कि वह चुपके से घर आ जाए। तारांकन। एक दिन क्योंकि कुछ छात्र कक्षा में मौज मस्ती कर रहे थे तो मास्टर फिर से क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी को 100 बार कविताएं नकल करने की सजा दी और नकल पूरी न करने पर उन्हें स्कूल छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। सू जिक्सुआन ने अपने दिल में चिंता को बलपूर्वक दबाया, उड़ने की तरह लिखा, कविताओं को बार बार कॉपी किया और अंत में अंधेरा होने से पहले दंड पत्र सौंप दिया, शिक्षक की अनुमति ली और स्कूल के बाद घर चला गया। सूर्यास्त से पहले बहुत से लोग नाव से नदी पार कर रहे थे। जो लोग एक दिन के लिए विदेशी कामगार के रूप में काम कर चुके थे वे थके हुए शरीर के साथ घर लौट रहे थे। सू जिक्सुआन ने नाव का किराया चुकाया और नाव पर चढ़ने के लिए नाव पर लाइन में खड़ा हो गया। आखिरकार जब वह खुद को लाइन में खड़ा करने में सक्षम हो गया तो वह नाव पर चढ़ गया। नाव के मालिक ने अतिरिक्त किराया देने पर जोर दिया क्योंकि किसी ने बहुत अधिक सामान लाया था और केबिन पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह नाव चलाने के लिए तैयार था। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और बहुत समय बर्बाद हुआ। जब तक यात्री जहाज रवाना हुआ सूरज डूब चुका था और पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। सू जिक्सुआन मन ही मन परेशान था, उसे डर था कि उसकी बहन उसका इंतजार नहीं कर पाएगी, इसलिए वह डर के मारे आंगन के गेट पर अकेला बैठ गया। अंधेरी रात में अंतहीन बहती नदी को देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि यात्री नाव तेजी से चल सकेगी। नदी के दूसरी ओर नाव आ गई और सू जिक्सुआन रुकने का इंतजार नहीं कर सका। अपने छोटे आकार पर भरोसा करते हुए वह नाव से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही वह नाव के किनारे से कूदा उसने अपनी बहन को अपने भाई को प्यार से पुकारते हुए सुना। उसने झटके से अपना सिर उठाया, आवाज का पीछा किया और देखा कि सू किंगलुओ 2 टिट्टुओं को पकड़े हुए नदी के किनारे घाट पर खड़ा था, अपने छोटे हाथों को हिला रहा था और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। बहन यू। सू जिक्सुआन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन फेरी पर उसका इंतजार करेगी। बहुत अंधेरा था और एक छोटी लड़की फेरी पर अकेली इंतजार कर रही थी। वह कितनी असहाय और भयभीत होगी। मन ही मन सोचते हुए वह तेजी से आगे दौड़ा, अपनी बहन के पास आया, उसे गले लगाया। उसकी नाक दुख रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई चलो घर चलें। उसकी छोटी बहन स्पष्ट रूप से उतनी असहाय और डरी हुई नहीं थी जितना उसने सोचा था और उसके मीठे छोटे दूध की ध्वनि उसके कानों में गूंज रही थी, जिससे उसके दिल में दबा हुआ धुंधलापन दूर हो रहा था। मैं घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। सू जिक्सुआन ने छोटी बहन को पकड़े हुए अपनी बाहें ढीली कर दी। उसका नाजुक चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह वास्तव में नहीं जानता कि यह कैसे करना है। वह पूरी गर्मी की छुट्टियों में हेफेंग की सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसके साथ एक रिश्ता विकसित करना चाहता है। हालांकि हेफेंग बहुत घमंडी है। एक बार जब वह दिखाता है कि वह घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करना चाहता है तो हेफेंग अपने खुरों को उठाएगा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे लात मार देगा।
भाई वहाँ यिन एयर है, आप निश्चिंत होकर सवारी कर सकते हैं। सुकिंगलुओ मुस्कुराए और अपना कोमल हाथ बढ़ाकर हेफेंग के सिर के ऊपर खड़े छोटे किंगफिशर की ओर इशारा किया। चहचहाओ। छोटे किंगफिशर ने इस अवसर पर प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ बार आवाज लगाए, अपना गर्वित सिर ऊंचा उठाया तथा अपनी काली आंखों से उसे जिज्ञासा से देखा। ऐसा लगता है कि वह इस बेवकूफ लड़के को देख रहा है जो घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। कुआं। सू जिक्सुआन के गाल लाल हो रहे थे, एक पक्षी द्वारा तिरस्कृत होने की भावना बहुत अच्छी नहीं है। भाई घर जाओ, किंगलुओ भूखा है। उसकी छोटी बहन के मुलायम दूध की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सू जिक्सुआन ने अपने दांत पीस लिए और बहादुरी से घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। जैसा कि मेरी बहन ने कहा, निश्चित रूप से हेई फैंग ने इस बार उसे लात नहीं मारी, बल्कि विनम्रतापूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया जिससे वह घोड़े की पीठ पर चढ़ सके। सू जिक्सुआन बहुत खुश हुई और खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन छोटे किंगफिशर पर एक नज़र डाली। चहचहाओ। छोटे किंगफिशर ने उसकी चालाक आंखों की परवाह न करते हुए अपने नाजुक पंख फड़फड़ाए और कुछ बार चहचहाया, मानो हेफेंग से बात कर रहा हो। हेई फैंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ बार हिनहिनाया, मानो वह इसका जवाब दे रहा हो। घर जाओ। सू किंगलुओ ने देखा कि उसका बड़ा भाई आसानी से घोड़े पर चढ़ गया। उसने अपने नाजुक और कोमल हाथों से होंजाओ के घोड़े के सिर को थपथपाया और छोटा लाल घोड़ा आगे भाग गया। हेफेंग उसके पीछे पीछे आया, अपने खुर फैलाए और आगे बढ़ा और कुछ ही कदमों में होंगजाओ से आगे निकल गया। सू जिक्सुआन इतना भयभीत हो गया कि उसने घोड़े से गिरने के डर से लगाम को कसकर पकड़ लिया। भाई डरो मत, हेफेंग तुम्हें सवारी करने के लिए सहमत हो गया है और कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। सू किंगलुओ ने छोटे लाल घोड़े पर उसका पीछा किया और एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, आराम करो, लगाम को बहुत कसकर मत पकड़ो, अन्यथा यह असुविधाजनक होगा। ओह अच्छा। सू जिक्सुआन ने उसकी सलाह मान ली और लगाम ढीली कर दी। जैसी कि उम्मीद थी, हेई फैंग ने आराम से हिनहिनाया और धीरे धीरे अपनी गति धीमी कर ली। भाई बहन एक के पीछे एक पहाड़ी रास्ते पर चले और थोड़ी देर बाद वो न्यू गांव लौट आए। गांव के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हुए गांव के मुखिया के परिवार का सबसे बड़ा बेटा ली दशान ब्रेस्ड खरगोश के मांस का कटोरा लेकर आंगन से बाहर आया और सू जिक्सुआन को रोका। दो मेरी चाची ने स्टू का मांस बनाया है, तुम इसे घर ले जाओ और मेरी बहन के साथ खाना खाओ। धन्यवाद चाचा दशान। सू जिक्सुआन ने समझदारी से घोड़े से छलांग लगाए, कटोरा लिया और ली दशान को गंभीरता से धन्यवाद दिया। चाचा दशान ने भी हमारे भाइयों और बहनों की ओर से आंटी को धन्यवाद दिया। खाने के बाद मैं कटोरा वापस आंटी के पास ले आऊंगा। जल्दी मत करो अच्छे लड़के, जल्दी घर जाओ, अंधेरा हो रहा है। ली दशान ने सू जिक्सुआन के सिर को प्यार से थपथपाया और भाई बहन को गेट से होते हुए देखा और फिर मुड़कर आंगन में प्रवेश किया। वह बच्चा डोडो सबसे स्थिर और समझदार है। ये बहुत अच्छा होगा अगर वह हमारा दामाद बन जाए। दशान की पत्नी ने रसोई से सू जिक्सुआन की आवाज़ सुनी, अपना सिर बाहर निकाला और हंसी और मजाक किया। डोडो की उम्र कितनी है? हमारी बहन 12 साल की है, इसलिए उम्र सही नहीं है। ली दशान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तुम 3 साल बड़ी क्यों हो? दशान की बहू खुश नहीं है। तीसरे वर्ष की महिला जूनियर के पास सोने की ईंट है और कुछ लोग बड़ी बहुओं को पसंद करते हैं जो अपने पतियों से प्यार करना और अपने सास ससुर का सम्मान करना जानती हैं। आप एक बाल वधू के बारे में बात कर रहे हैं। ली दशान ने अपने कान रगड़े, पर्दा उठाया और कमरे में प्रवेश किया। वह बालिका वधू क्यों है? दशन की बहू पीछे हट गई, उसका गला असहज हो गया और उसने गुस्से में कहा, मैं जाऊंगी और सुपरिवार की अपनी भाभी से कहूंगी कि दोनों बच्चों के लिए एक शिशु विवाह करें। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मत जाओ। दशन ने पर्दे के पीछे से यह बात सुनी और उस पर फिर से ठंडा पानी डाला। बाघ दंपति अपने बच्चों को लाड़ प्यार करने के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए सावधान रहना। हमारी बहन को क्या हुआ है? ये सुनकर दशान की बहू और भी क्रोधित हो गई। उसने अपनी आवाज ऊंची की और तर्क देने पर जोर दिया, विनम्र, गुणी और समझदार, तुम दो के लायक क्यों नहीं हो? दशान बहू, जल्दी से खाना बनाओ और बच्चों के सामने बेपरवाह बनो। पीछे के कमरे से बूढ़े ग्राम प्रधान की राजसी आवाज आई और दशन की बहू तुरंत पेट में घुटन के कारण बेहोश हो गई और मुड़कर रसोई में चली गई। ही गांव के मुखिया का परिवार बहुत दिलचस्प है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत जीवंत हैं और कई तुच्छ चीजें हैं। छोटा किंगफिशर छत की छत पर खड़ा होकर दीवार के कोने से खुशी खुशी बातें सुन रहा था और मालिक को हर बात विस्तार से बता रहा था। मेरा भाई केवल 9 साल का था और दूसरे लोग उस पर नजर रख रहे थे। अरे क्या जादू था! सू किंगलुओ ने एक छोटा सा स्टूल लिया और रसोई के दरवाजे पर बैठ गई, अपना छोटा सा चेहरा पकड़े हुए। सू जिक्सुआन को चूल्हे के सामने व्यस्त कुशलता से खाना बनाते हुए देखा। वह अपने भाई की अच्छी किस्मत के लिए भावना के साथ आहें भरने से खुद को रोक नहीं सकी। गांव में लड़कियों की सगाई जल्दी हो जाती है। हो सकता है कि जब सूहू और उसकी पत्नी वापस आएं तो दशान की बहू सचमुच उनसे पूछने आएगी कि उनका क्या मतलब है।
रात के खाने का इंतजार करते समय छोटा किंगफिशर फिर से गपशप करने लगा। माँ शायद सहमत नहीं होंगी। सू किंगलुओ ने अपना छोटा सा चेहरा संभाला और बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मेरी माँ के दिल में अपने भाई से प्यार करना मेरी बहन से प्यार करने से अलग है। माँ को उम्मीद है कि मेरी बहन का जीवन सुचारू रूप से चलेगा, एक अच्छे परिवार में शादी होगी, बच्चे होंगे और एक पति और पत्नी के रूप में प्यार करेंगे। मेरा बड़ा भाई अलग है। मेरी माँ को मेरे बड़े भाई से ज़्यादा उम्मीदें हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा बड़ा भाई कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेगा, परीक्षा पास करेगा और एक चहल पहल वाले शहर में जाएगा। शायद यही अंतर है लड़के और लड़कियों में। लड़की चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वह अकेली बाहर जाती है तो उसके माता पिता चिंतित हो जाएंगे। अगर उसकी शादी कभी नहीं होती तो वह अकेली मर जाएगी और दूसरे उसकी आलोचना करेंगे। लड़कों में ये सब शंकाएं नहीं होती। माता पिता उनसे उम्मीद करते हैं कि वे पहले अपना करियर शुरू करें और फिर परिवार शुरू करें। जब वे मशहूर हो जाएंगे तो वे किसी कुलीन लड़की से शादी करेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। तारांकन दो की पढ़ने की प्रतिभा कियाओजी से ज्यादा है। उसका दिमाग लचीला है, समझ मजबूत है और याददाश्त भी अच्छी है। अकादमी में मास्टर से उसे काफ़ी अच्छा मूल्यांकन मिला है। छोटा किंगफिशर बहुत जानकारी रखता है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे पता न हो। भले ही वह जानबूझकर किसी चीज़ के बारे में पूछताछ न करे, कुछ पक्षी उसे खुश करने के लिए परिचय का उपयोग करेंगे। ये जानते हुए कि उसे गपशप सुनना पसंद है, मैंने उसके लिए दिलचस्प चीज़ों की खोज की और उसे विशेष रूप से बताया। उसका दिमाग बहुत तेज है और वह कड़ी मेहनत करने को तैयार है। भविष्य में वह बीजिंग परीक्षा पास करेगा, अधिकारी बनेगा, एक कुलीन लड़की से शादी करेगा और परिवार में नाम कमाएगा। वह अभी भी बहुत होनहार है। हे सू किंगलुओ को खुशी हुई और वह शरारती ढंग से मुस्कुराया और मजाक में बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे भाई के बारे में इतनी अच्छी राय रखोगी। मुझे लगा था कि तुम उसे इसलिए नापसंद करोगी क्योंकि वह घोड़े की सवारी करना नहीं जानता और उसे बेवकूफ़ समझकर उस पर हंसोगी। कुआं छोटा किंगफिशर शर्मनाक है, उसे थोड़ी सी नापसंदगी है, लेकिन यह इतना स्पष्ट होगा कि दोनों भाई बहन इसे देख सकते हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी। तारांकन बहन, खाने का समय हो गया है। एक एक करके बातें करते और हंसते हुए सू जिक्सुआन ने कुशलता से रात का खाना तैयार किया, एक ट्रे के साथ रसोई से बाहर चली गई और मुस्कुराहट के साथ सू किंगलुओ को मुख्य कमरे में खाने के लिए बधाई दी। अच्छा, सू किंगलुओ ने अपने भूखे और पिचके हुए पेट को रगड़ा, टेढ़ी भौहों के साथ मुस्कुराया, छोटी टांगों पर सू जिक्सुआन का पीछा किया और दोनों साथ साथ मुख्य कमरे में प्रवेश कर गए। सू जिक्सुआन ने लकड़ी की छोटी सी मेज को कंध पर रखा, खाना परोसा और अपनी बहन को कंध पर खींच लिया। भाई और बहन एक दूसरे के सामने बैठ गए और खुशी से खाना खाने लगे। भोजन बहुत सरल है, एक कटोरा खरगोश का मांस, टमाटर के साथ तले हुए अंडे, 2 उबले हुए बंस, मसालेदार गोभी का एक डिश, केपर्स का एक डिश और बाजरा के घोल के 2 कटोरे। ली शियू ए ने जाने से पहले स्टीम्ड बंस को स्टीम किया था। खाने से पहले उन्हें गर्म कर लें। मसालेदार गोभी और केपर्स सभी को मैरिनेट करके जार में स्टोर कर दिया जाता है। इन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार काट सकते हैं, जो सुविधाजनक और त्वरित है। टमाटर के साथ तले हुए अंडे सू जिक्सुआन की सबसे अच्छी स्टिर फ्राई डिश है। टमाटर मीठे और खट्टे होते हैं और चावल के साथ परोसे जाने पर अंडे स्वादिष्ट लगते हैं। भाई और बहन उन्हें खाकर खुश होते हैं। बहन, खरगोश का मांस ज्यादा खाओ और भाई खाने के बाद कटोरा चाची को वापस भेज देगा। सू जिक्सुआन ने अकेले ही खाना खाया, अपनी बहन का ख्याल रखना नहीं भूला, इसलिए उसने खरगोश के मांस का एक टुकड़ा उठाया और सू किंगलुओ के कटोरे में डाल दिया। भाई, चाचा दशान के परिवार से बहन को हुआ, आप क्या सोचते हैं? सू किंगलुओ को छोटे किंगफिशर ने गुमराह कर दिया था और वह भी गपशप करने लगी थी। क्या चल रहा है? सू जिक्सुआन अचंभित रह गया, उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। कोई बात नहीं, अगर तुम मांस खाओगे तो तुम्हारा भाई भी खाएगा। सू किंगलुओ ने अपना सिर हिलाया और गपशप की जो छोटी सी लौ भड़कने वाली थी वह तुरंत बुझ गई। ठीक है, तुम अधिक खाओ, मांस खाओगे तो तुम्हारी लंबाई बढ़ जाएगी। सू जिक्सुआन ने गुलाबी मेकअप और जैद से सजी छोटी बहन को देखा और उसे खरगोश के मांस का एक और टुकड़ा दिया। भैया, कल दोपहर को वापस मत आना, अकादमी में अकेले ही खाना खा लेना। सू किंगलुओ ने मांस चबाया, उसका मन तेजी से भटक रहा था, वह मन ही मन अपनी छोटी छोटी गणनाओं के बारे में सोच रहा था। क्यों? सू जिक्सुआन स्तब्ध रह गया, उसे एक बुरा पूर्वाभास महसूस हुआ। उसने चावल का कटोरा पकड़े हुए अपना हाथ हिलाया, जिससे दलिया लगभग गिर गया। मैं पहाड़ों की गहराई में यिन र के साथ खेलने जाना चाहता हूं, लेकिन मैं दोपहर को वापस नहीं आ पाऊंगा। सू किंगलुओ ने शर्मिंदगी से अपने सिर के पीछे के हिस्से को हिलाया, उसकी पलकें कांप रही थीं और वह अपने भाई की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। माँ नहीं मानेगी।
बुरा पूर्वाभास वास्तविकता बन गया। सू जिक्सुआन ने एक छोटे वयस्क की तरह आह भरी, कटोरा नीचे रख दिया और उसे ईमानदारी से राजी किया। इसके अलावा पहाड़ों की गहराई में कई खूंखार जानवर हैं। पिता और चाचा दशान आसानी से गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में जाने की हिम्मत नहीं करते। तुम, एक छोटी लड़की, वहां कैसे जा सकती हो? भाई, यिन वहां है, सब ठीक है। सू किंगलुओ ने खिड़की के किनारे पर खड़े छोटे किंगफिशर की ओर इशारा किया और चतुराई से जवाब दिया, आपने अभी देखा, काली हवा यिन की बात सुनती है और जंगल के जानवर यिन को देखकर और भी अधिक भयभीत हो जाते हैं। किसी ने भी उसे भड़काने की पहल करने की हिम्मत नहीं की। आपके छोटे किंगफिशर का मूल क्या है? क्या ये पहाड़ों में कोई भूत हो सकता है? आखिरकार सू जिक्सुआन एक 9 साल का बच्चा था, चाहे उसका मन कितना भी शांत क्यों न हो। कभी कभी वह जिज्ञासु हो जाता था, लेकिन सू किंगलुओ उसे कुछ शब्दों से गुमराह कर देता था। तुम भूत हो, मूर्ख लड़का, ये कहने की हिम्मत करो कि यह बच्चा जानवर एक राक्षस है, अगली बार हेफेंग आपको लात मार देगा। छोटा किंगफिशर अब खुश नहीं था और तिरस्कार भरी निगाहों से सू जिक्सुआन को घूरता रहा, दुखी होकर शिकायत कर रहा था। यिन कोई भूत नहीं, बल्कि एक फीनिक्स है। सू किंगलुओ जानता था कि अगर वह इस समय स्पष्ट रूप से नहीं बोलेगा तो इससे गलतफहमी ही बढ़ेगी। सौभाग्य से सू जिक्सुआन एक भरोसेमंद व्यक्ति है, इसलिए वह अब इसे नहीं छिपाती है और बस छोटे किंगफिशर की असली पहचान स्पष्ट रूप से बताती है। यदि छोटा लड़का गलत समझा गया और दुखी हुआ तो शायद एक दिन सू जिक्सुआन अगर सावधान रहा तो वह बदकिस्मत होगा। ये कहना होगा कि एक व्यक्ति और एक पक्षी दिल और दिमाग से जुड़े होते हैं। वह शिशु और पालतू छोटे फीनिक्स को बहुत अच्छी तरह से जानती है। तारानकन 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 तारानकन। फीनिक्स। सू जिक्सुआन जब फैंगहुआंग शब्द सुना तो वह अवाक रह गया। उसका मुंह इतना खुला था कि उसमें बतख का अंडा भर सकता था। पौराणिक फीनिक्स पक्षी, वह पक्षी जिसके लंबे पूंछ के पंख हैं और जो आग उगलता है। हाँ, सू किंगलुओ ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और अपने छोटे प्यारे पालतू जानवर का नाम सुधारने में कोई समय नहीं गंवाया। यिन एक अग्निश्वास लेने वाला अग्नि फीनिक्स है जो जानवर का सर्वोच्च रक्त है। यह अभी भी छोटा है, इसलिए इसकी पूंछ पर कोई पंख नहीं है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो यह एक असली फीनिक्स में बदल जाएगा। वाह, ये तो अद्भुत है, फीनिक्स जानवर। सू जिक्सुआन अवाक रह गया। उसकी बड़ी चमकदार आंखें खिड़की के किनारे से घमंडी छोटे किंगफिशर को देख रही थीं, जो अवर्णनीय उत्साह से चमक रही थीं। इस समय वह एक शांत और समझदार छोटे वयस्क होने का दिखावा त्याग चुका है और एक वास्तविक 9 वर्षीय बालक में बदल चुका है तथा बच्चों की अनोखी मासूमियत और ईमानदारी को प्रदर्शित कर रहा है। बहन, क्या मैं इसके पंख छू सकता हूँ? उसने विरोध किया, इसलिए उसने यह नहीं कहा कि उसने मुट्ठी भर फीनिक्स के बाल तोड़ लिए। ओह, सुकिंग शर्मिंदा था। वह सू जिक्सुआन को मारना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे पूछने की जरूरत नहीं थी। वह उस समय छोटे किंगफिशर के खुले तिरस्कार से जवाब जान सकती थी। यिन मुझे बाहरी लोगों द्वारा छुआ जाना पसंद नहीं है। ओह, सू जिक्सुआन थोड़ा निराश हुआ। उसकी बड़ी चमकदार आंखें काली पड़ गईं और फिर एक अलग रंग से चमक उठी। ये ठीक है, मैं इसे देखकर बहुत संतुष्ट हूँ। भाई, आप पहले से ही जानते हैं कि यिन बहुत शक्तिशाली है। अब समय आ गया है कि आप मुझसे वादा करें कि आप पहाड़ों की गहराई में इसके साथ खेलेंगे। सू किंगलुओ ने अवसर गंवाए बिना नखरे दिखाते हुए अपने गालों को आकर्षक बनाने के लिए उन्हें उभारा तथा तब तक हार नहीं मानी जब तक कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिया। ठीक है भाई, तुमसे वादा करता हूँ। सू जिक्सुआन को फीनिक्स पौराणिक जानवर की शानदार प्रतिष्ठा से जीत लिया गया है और एक चंचल पलक के साथ वह अपनी बहन के साथ गठबंधन तक पहुंच गया है। माँ, मैं भी इसे गुप्त रखने में आपकी मदद करूंगा। मैं माँ को यह नहीं बताऊंगा कि तुम गहरे पहाड़ों में खेलने गए थे। भाई, आप बहुत दयालु हैं। सू किंगलुओ खुशी से झूम उठी। एक शिशु पक्षी की तरह वह खुशी से अपने भाई की बाहों में कूद पड़ी। भाई, तुम्हें वादा करना होगा, ज्यादा उतावलापन मत दिखाओ और पहले वापस आओ। सू जिक्सुआन ने अपनी छोटी बहन को गले लगाया और गंभीरता से कहा, दोपहर को स्कूल खत्म होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। भाई स्कूल से घर आता है और तुम्हें घर पर देखना चाहता है। यह अच्छी बात है भाई, मैं जल्द से जल्द वापस जरूर आऊंगा। सू किंगलुओ ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, टेढ़ी भौहों के साथ मुस्कुराती हुई, बेहद प्यारी। तारानकन 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 तारानकन। किलियन पर्वत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और निरंतर पहाड़ों की गहराई में ऊंचे पहाड़ हैं जो आकाश को चीरते हैं, गहरे पहाड़ और घाटियां हैं जो उजाड़ और आबाद हैं, और निषिद्ध स्थान है जहां किसी ने कभी पैर नहीं रखा है। अगली सुबह सू किंगलुओ और छोटा किंगफिशर गहरी पहाड़ियों और घने जंगलों में घुस गए, जबकि कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक व्यक्ति और एक पक्षी एक चट्टान पर आए जो आसमान में डूबी हुई थी। सू किंगलुओ ने बांस की बांसुरी निकाली और किस्मत से उसे बजाया। बांसुरी की आवाज हवा के साथ लहराती हुई गहरे पहाड़ों और घाटियों में फैल गई। गर्जन,
घाटी से बाघों की 3 जोरदार दहाड़ें आईं और कुछ ही देर बाद 3 बलिष्ठ धब्बेदार बाघ एक दूसरे का पीछा करते हुए चट्टानों से कूद पड़े। बड़ा बाघ, 2 बाघ, 3 बाघ। सुकिंग्लुओ चट्टान के सामने खड़ी थी और 3 बाघों के आगमन का स्वागत करने के लिए अपने छोटे हाथों को खुशी से हिला रही थी। गर्जन, 3 बाघ चट्टान पर कूद पड़े और उसके सामने चुपचाप लेट गए। दाहू, एरहू, सहू, बहुत दिनों से नहीं मिले, मुझे याद करते हो? सुकिंग्लुओ के गुलाबी और कोमल हाथों ने एक एक करके तीनों बाघों के सिर थपथपाए, उनकी गर्दनों को हिलाया और बाघ के फर को सहलाया। गर्जन, तीनों बाघ उसकी हरकतों का आनंद ले रहे थे, अपनी गर्दन सीधी कर रहे थे, उसके स्पर्श का आनंद ले रहे थे। तारांकन, तारांकन। जब वह 1 वर्ष की थी तब वह शिकार करने के लिए सूहू के साथ पहाड़ों में गई थी और एक बाघिन को बचाने में सफल रही जो एक जाल में फंसकर घायल हो गई थी और मरने के कगार पर थी। वह अचानक बाघ के पीछे पीछे बाघ की गुफा तक गया और मरने से पहले 3 बाघ शावकों की देखभाल करने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। तीनों शावकों को बाघ गुफा में रखा गया है और यिन एर उनकी देखभाल, शिकार और उन्हें खिलाने के लिए जिम्मेदार है। युवा सुकिंग्लुओ समय समय पर बाघ गुफा में मांस लेकर आते थे। छोटी बच्ची और छोटे बाघ शावक के बीच बचपन में ही गहरी दोस्ती हो गई थी। उस समय के 3 छोटे बाघ अब 3 बड़े धब्बेदार बाघ बन गए हैं। तारांकन, 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 तारांकन। बड़े बाघ, 2 बाघ, 3 बाघ। मैं बहुत दूर एक जगह जा रहा हूँ जहाँ कभी न छिटने वाला कोहरा है, क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? सुकिंग्लुओ की भौहों के बीच एक सुनहरी रोशनी चमकी और तीनों बाघों के माथे पर जा लगी। तीनों बाघों ने एक ही समय में उसकी बातें समझ लीं। गर्जन, दहाड़ते हुए बाघ चारों पैरों पर रेंगता हुआ आया और उसे अपनी पीठ पर चढ़ने का इशारा किया। धन्यवाद। सुकिंग्लुओ ने प्यारी मुस्कान के साथ बाघ की पीठ पर बड़े करीने से छलांग लगाई और बाघ की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। गर्जन, तीनों बाघ बार बार दहाड़ते हुए सुकिंग्लुओ को अपनी पीठ पर उठाकर चट्टान से कूद पड़े, सर पर दौड़े और उभरी हुई चट्टानों पर कूद पड़े और निरंतर पर्वत की गहराई में भाग गए। तारांकन, 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 तारांकन। तीनों बाघों ने बारी बारी से सुकिंग्लुओ को अपनी पीठ पर उठा लिया और लगभग 1 घंटे तक गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में दौड़ते रहे। धीरे धीरे उस स्थान के पास पहुंच गए जिसे छोटे किंगफिशर ने इंगित किया था। रहस्यमय घाटी पूरे साल धुंध में डूबी रहती थी। गर्जन, तीनों बाघ धुंध के सामने ऐसे खड़े थे कि उन्हें अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। वे बहुत डरे हुए लग रहे थे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। दाहू, एरहू, सानहू, आप लोग पास में ही मेरा इंतजार कर रहे हैं, यिन एर और मैं अंदर जाकर देखेंगे। सुकिंग्लुओ बाघ की पीठ से कूद पड़ा, तीनों बाघों को सांत्वना देते हुए थपथपाया और उन्हें यहीं प्रतीक्षा करने का संकेत दिया। गर्जन, तीनों बाघों ने उसकी बात समझ ली, उसकी कलाई को प्यार से सहलाया और पास के घने जंगल में भाग गए। यनेर, चलो चलें। सुकिंग्लुओ ने एक गहरी सांस ली और उसका छोटा शरीर नीले धुएं की तरह पेड़ की चोटी पर तैरने लगा और शाखाओं के बीच तेजी से घूमने लगा, इतनी तेजी से कि वह लगभग अदृश्य हो गया और केवल धुंधली छवियां छोड़ गया। ठीक है, छोटा किंगफिशर बिजली की तरह तेज है और एक उल्कापिंड की तरह यह आकाश में तेजी से उड़ता है, कोहरे को पार करता है और रहस्यमय घाटी में प्रवेश करता है। मास्टर, यही है। एक व्यक्ति और एक पक्षी ने घाटी में खुदाई की और यिन र द्वारा खोजी गई पुलिया घुमावदार गहरी भूमिगत नदी के साथ साथ सीधे नीचे चली गई, जमीन में गहराई तक चली गई और सोना खोदने के लिए खदान तक आ गई। यिन एर, पीछे रहो। गरिमा में चेहरे के साथ सुकिंग्लुओ ने अपने डेंटियन में आध्यात्मिक शक्ति जुटाए, अपने हाथों से मुहरें बनाई और दिशाएं बदलते रहे। खुला। अचानक उसके हाथों के बीच से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली जो खदान के बिल्कुल बीचों बीच जा गिरी। बूम! खदान का गड्ढा ढह गया और आसपास के गड्ढों की दीवारों पर धीरे धीरे अथाह दरारें आ गईं। कच्चा, दरारें बड़ी होती जा रही हैं तथा गड्ढे के पास की जमीन टूटकर ढह रही है, जिससे स्वाभाविक रूप से अनियमित गहरे गड्ढे बन रहे हैं। जिस क्षण सुकिंग जमीन पर गिरा और टूट गया, वह पुलिया में उभरी हुई चट्टानों पर कूद गया और आने वाली धूल से बचने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की एक ढाल बनाई। जब धूल छट गई और पुलिया में शांति लौट आई तो सुकिंग्लुओ चट्टान से कूद गया और छोटे किंगफिशर के साथ जांच करने के लिए भूमिगत दरार की ओर चला गया। वाह, सोना, बिल्कुल सोना। जमीन की अथाह दरारों से सुनहरी रोशनी के बिंदु बाहर निकल रहे थे जो छोटे किंगफिशर की आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। सुकिंग्लुओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके दरार से सोने का एक टुकड़ा निकाला और उसे करीब से देखने के लिए अपनी आंखों के सामने रखा। इसमें सोने की मात्रा अधिक होती है और इसकी महीनता भी अच्छी होती है। सरल विघटन के बाद उच्च शुद्धता वाला सोना निकाला जा सकता है। मालिक, क्या हम 10,000 की संपत्ति वाले माने जाएंगे? छोटे किंगफिशर ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और खुशी से उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। ये छोटा सा प्यारा पालतू जानवर हमेशा मालिक की इच्छा को याद रखता है और जीवन भर धन और संपत्ति का आनंद उठाता है।
मालिक की इच्छा ही उसकी इच्छा है और वह सदैव मालिक की इच्छा को पूरा करने में सहायता करने के बारे में सोचता रहता है। गणना करो। सुकिंग्लुओ मुस्कुराए और अपने होठों के कोनों को मोड़ा। उसकी बड़ी चमकदार आंखें असीम कोमलता से भरे उस छोटे प्यारे पालतू जानवर को देख रही थीं। ये बहुत बढ़िया है, हम दुनिया भर में यात्रा कर सकते हैं, दुनिया भर के स्वादिष्ट भोजन खा सकते हैं, दुनिया भर के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और स्वतंत्र रूप से आनंद ले सकते हैं। छोटे किंगफिशर की स्पष्ट और मधुर आवाज भूमिगत नाले में गूंजती रही और काफी देर तक बनी रही। तारांकन 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 तारांकन। ये रहस्यमयी घाटी कई सालों से घने कोहरे में लिपटी हुई है, चारों ओर आसमान को चीरती हुई चट्टानें हैं। घाटी का नज़ारा बाहरी दुनिया से अलग है और अपनी ही दुनिया बनाता है। सुकिंग्लुओ और छोटे किंगफिशर ने भूमिगत पुलिया को छोड़ दिया और घाटी का पता लगाना जारी रखा। एक लंबी और संकरी सुरंग से गुजरने के बाद उनके सामने का दृश्य अचानक खुल गया। घाटी का निचला भाग पूरे वर्ष वसंत ऋतु जैसा रहता है। हर जगह हरी घास, फूल, स्वच्छ नदियां बहती हैं और हरे और सीधे बांस के जंगल हवा में झूमते हैं। सुकिंग्लुओ और छोटा किंगफिशर बेहद खुश थे। वे स्वर्ग की तरह घाटी में प्रवेश कर गए, जोर से जयकारे लगाए और घास पर मस्ती की। मालिक, जल्दी आइए, फूलों के नीचे दवा के खेत हैं। घाटी के निचले भाग में फूलों के समुद्र के किनारे कम ऊंचाई पर ग्लाइड करते छोटे किंगफिशर ने तेज नजरों से कृत्रिम पुनर्ग्रहण के निशान देखे। चलो भी। सुकिंग्लुओ उस समय बांस के जंगल के किनारे पर एक परित्यक्त छोटे बांस के घर के सामने खड़ी थी। जैसे ही उसके नाजुक छोटे हाथों ने बांस के घर के दरवाजे को छुआ, बांस का दरवाजा हरे रंग की राख में बदल गया और हवा के साथ बह गया। जब उसने छोटे किंगफिशर की चीख सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने बांस के घर के रहस्यों को तलाशना जारी नहीं रखा, बल्कि आवाज का पीछा करते हुए औषधि क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ी। जब आप दवा के क्षेत्र में आते हैं तो आप गंदे फूलों को छीलकर नीचे छिपी औषधीय जड़ी बूटियों को प्रकट कर सकते हैं। सुकिंग्लुओ की सांसें रुकी हुई थीं और गुलाबी मेकअप और जैद नक्काशी वाला छोटा चेहरा आश्चर्य को छिपा नहीं सका। आप जो देख सकते हैं वह मोटी प्रकंदों वाला एंजेलिका का एक समूह है। समूह की उपस्थिति से लगता है कि यह कम से कम 1000 साल से बढ़ रहा है। गुरुजी, घाटी के निचले हिस्से में कम से कम 3 औषधीय खेत हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग औषधीय जड़ी बूटियां उगाई गई हैं, जैसे कि साल्विया मिल्टियोरिजा, एंजेलिका डाहोरिका, लाल पेओनी, लिकोरिस, स्कुटिलरिया बैकालेंसिस और इफेड्रा। वहां सभी प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। छोटा किंगफिशर घाटी के ऊपर मंडराता रहा और बंद घाटी के तल को खोजने के लिए केवल एक कप चाय की जरूरत पड़ी। हमें असली खजाना मिल गया है। ताज़ा पहाड़ी हवा का सामना करते हुए सुकिंग्लुओ ने फूलों के अंतहीन समुद्र को देखा। वह इतना उत्साहित महसूस कर रहा था कि खुद को रोकना मुश्किल था। भूमिगत सोने की खदानों की तुलना में वह हजारों साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटियों को ज्यादा पसंद करती है। औषधीय क्षेत्र की नर्म मिट्टी पर कदम रखते हुए, घास के पत्तों की तेज खुशबू को सूंघते हुए उसके शरीर की हर कोशिका खुशी से सिकुड़ रही है, लंबे समय से खोए हुए आनंद का आनंद ले रही है। हाँ, दुनिया में 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी मिलना मुश्किल है और हर पौधा जीवित मृतकों के मांस और हड्डियों का खजाना है। छोटे किंगफिशर ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके कंधों पर आकर बैठ गया तथा अपनी खुशी अपने मालिक के साथ साझा की। ये घाटी संभवतः 1000 वर्ष पुरानी है, जब एक सांसारिक विशेषज्ञ यहाँ एकांत में रहता था तथा उसने बाहरी लोगों को परेशान करने से रोकने के लिए कोहरे से एक अवरोध बना दिया था। सुकिंग्लुओ ने बांस के घर की ओर देखा जो छूने पर पिघल गया, विचार करते हुए, चूंकि वह मर गया, कोई भी यहाँ फिर से पैर नहीं रख सकता है, इसलिए दवा क्षेत्र को बरकरार रखा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है, धुंध का स्वरूप बहुत विचित्र है। किलियन पर्वत नश्वर लोगों का क्षेत्र है। आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रबल नहीं है। बहुत कम साधक इसमें पैर रखते हैं। छोटे किंगफिशर ने पूरे दिल से सहमति जताते हुए कहा, कोहरे का अचानक प्रकट होना, जो लोगों को अंदर जाने से रोकता है, जानबूझकर किया जाना चाहिए। सुकिंग्लुओ ने भाग्य से मुस्कुराते हुए कहा, कोहरे की इस परत के कारण, जिसने जड़ी बूटी बीनने वालों को रोक दिया, इस औषधि क्षेत्र को संरक्षित किया जा सका। पूर्ववर्तियों ने पेड़ लगाए और वंशजों ने छाया का लाभ उठाया। हम बहुत भाग्यशाली हैं। छोटे किंगफिशर ने बहुत खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए। मालिक, आपकी क्या योजना है? क्या आप औषधीय जड़ी बूटियां खोदकर वापस लाना चाहते हैं? नहीं, 1000 साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटियां मिलना मुश्किल है, उन्हें उगने दीजिए। सुकिंग्लुओ ने अपना सिर हिलाया। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, और जब हमें इसकी जरूरत होगी तब खुदाई करने में देर नहीं होगी। ठीक है, मैं कुछ बड़े सांपों को पकड़ लूंगा और उन्हें औषधि क्षेत्रों की रक्षा के लिए घाटी के प्रवेश द्वार पर छोड़ दूंगा। छोटा किंगफिशर खुशी से उछल पड़ा, अपने पंख फड़फड़ाने लगा और तेजी से उड़ गया। उन्हें भूमिगत सोने की खदानों की रखवाली करने दीजिए। सुकिंग्लुओ ने उसे तुरंत जाते हुए देखा, मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और नर्म मिट्टी पर बने बांस के घर की ओर वापस चला गया।
स्पष्ट। छोटा किंगफिशर जोर से गाता हुआ घने कोहरे को चीरता हुआ पहाड़ की गहराइयों में उड़ गया। तारानकन 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 तारानकन। बांस का घर बहुत पुराना है और हल्का सा स्पर्श होते ही राख में बदल जाएगा। सुकिंग्लुओ पास नहीं गया बल्कि दरवाजे के सामने रुक गया। घर में सामान को देखने लगा। एक बांस का बिस्तर, एक बांस की मेज और 2 बांस की स्टूल। एक नज़र में ये स्पष्ट है। उसकी आंखें चमक उठीं। वह नीचे बैठी और बिस्तर के नीचे देखने लगी। ये देखकर वह कांप उठी। बिस्तर के नीचे एक मृत हड्डी पड़ी थी। उसके बाएं हाथ की सूखी हुई छोटी उंगली पर एक चांदी की अंगूठी थी। उसने अपनी हथेली में एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। तलवार पर छोटी छोटी लिखावटें खुदी हुई थीं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने चांदी की अंगूठी और लंबी तलवार को अपनी हथेलियों में लिया, उन्हें सपाट रखा और करीब से देखने के लिए उन्हें अपनी आंखों के सामने रखा। प्राचीन ग्रंथ में इस व्यक्ति के जीवन का वर्णन है जिसमें बताया गया है कि वह संयोगवश इस स्थान पर एकांत में रहने के लिए आया था। उसे उम्मीद थी कि उसकी मृत्यु के बाद कोई पूर्व निर्धारित रिश्तेदार उसके अवशेषों को जमीन में दफना देगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। सुकिंग्लुओ ने लंबे समय तक शब्दों को देखा, शांति से खड़ा हुआ और अपने हाथों को हिलाकर हवा का झोंका बनाया जिससे बांस का घर उड़ गया और गीली जमीन दिखाई देने लगी। अपने दाहिने हाथ में प्रेरणा की एक चमक के साथ उसने एक पृथ्वी आत्मा कला को दबाया और सूखी हड्डियों के नीचे की मिट्टी अचानक ढह गई जिससे एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। कंकाल बिखर गए और गड्ढे के तल पर गिर गए। गीली मिट्टी स्वतः ही बीच में बंद हो जाती है जिससे गहरा गड्ढा बन जाता है और एक टीला बन जाता है। आपकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई है, शांति से आराम करें। सुकिंग्लुओ ने लंबी तलवार को कब्र के पत्थर की तरह टीले के सामने सीधा खड़ा कर दिया। वह नीचे झुका और कब्र के सामने 3 बार प्रणाम किया, फिर मुड़कर चला गया। तारानकन 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 तारानकन। छोटा किंगफिशर बहुत तेजी से आगे बढ़ा और आधे घंटे से भी कम समय में उसने पहाड़ की गहराई से बाल्टी जितने मोटे 3 बड़े सांपों को वापस खदेड़ दिया और उन्हें घाटी की रखवाली करने का आदेश दिया। ये देखकर कि देर हो रही थी, सुकिंग्लुओ को डर था कि अगर वह देर से वापस गया तो उसका भाई चिंतित हो जाएगा, इसलिए उसने 3 बाघों को वोनियू गांव की दिशा में उसी मार्ग से लौटने के लिए बुलाया जिस मार्ग से वे आए थे। जब एक व्यक्ति और एक पक्षी वोनियू गांव की ओर वापस पहुंचे तो सूरज पहले ही डूब चुका था और लाल आसमान में सूर्यास्त की शानदार झलक दिख रही थी। सु जिक्सुआन ने रात का खाना खत्म किया, आंगन के द्वार पर उत्सुकता से इंतजार किया और गांव के प्रवेश द्वार की ओर देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। दूर से अपनी छोटी बहन को, जो अपनी पीठ पर एक छोटा सा थैला लादे छोटी छोटी टांगों के साथ खुशी खुशी घर की ओर दौड़ रही थी, देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटी बहन। 9 साल का लड़का गांव वालों के आश्चर्यचकित ध्यान का सामना करते हुए लगभग रोता हुआ आगे बढ़ा और अपने दुबले शरीर को गले लगा लिया। उसकी कर्कश आवाज कांप रही थी। बहन, तुम वापस आ गईं। भैया देखो, मैंने बहुत सारे बांस के पौधे खोदे हैं। सुकिंग्लुओ ने गांव वालों पर नजर डाली जो भाई बहन को उत्सुकता से देख रहे थे। उसने अपने कंधों से तैयार किया हुआ छोटा सा बर्तन उतारा और एक प्यारी सी दूधिया आवाज के साथ उसे अपने बड़े भाई के सामने बढ़ा दिया ताकि वह खजाना दे सके। गर्मियों में बांस की टहनियां बहुत कम होती हैं। लियू परिवार की बहू जो दोनों भाइयों और बहनों के पास से गुजरी, उसने ईर्ष्या भरी नजर से देखा और छोटी लड़की को उत्सुक आंखों से देखा। बहन बहुत बढ़िया है, चलो घर चलें। सु जिक्सुआन का दिमाग तेज था और लियू परिवार की बहू की बेबाक उत्सुकता से उसे असामान्य अर्थ का एहसास हुआ। उसने अवचेतन रूप से टोकरी ली और अपनी बहन के छोटे हाथ से घर की ओर चल पड़ा। सिस्टर यू का बच्चा वास्तव में एक छोटा भाग्यशाली सितारा है। उसके आने के बाद से सुहू के परिवार का जीवन अधिक से अधिक समृद्ध हो गया है और यहाँ तक कि गांव के मुखिया के परिवार ने भी उसका अनुसरण किया है और वे अपना मुंह बंद नहीं कर सकते। दोनों भाई बहनों के पीछे लियू परिवार की बहू ईर्ष्या से खुद को रोक नहीं सकी और अपनी सास से फुसफुसा कर बोली जो उसके साथ यात्रा कर रही थी। जरूरी नहीं। श्रीमती लियू ने अपने मुंह को बिल्ली की पूंछ के पंखे से ढक लिया और धीमी आवाज में जवाब दिया, लड़की अधिक से अधिक आकर्षक लग रही है। वह सुंदर है और उसका मुंह मीठा है। सुहू और उसकी पत्नी ने उसे उठाया और उन्हें वास्तव में एक खजाना मिल गया। इस साल हमारी भैंस 6 साल की हो गई है, लगभग बहन यू की उम्र के बराबर। लियू की बहू की आंखें घूम गईं और वह अपनी सास के कान में झुकी। माँ देखो, बहन यू के साथ एक जोड़ी कैसी रहेगी। मुझे लगता है यह उचित होगा। दादी लियू ने अपनी जांघ थपथपाए और तुरंत सहमति व्यक्त की। अगर सिस्टर यू हमारे परिवार की पोती बन जाती है तो भाग्य हमारे परिवार में स्थानांतरित हो जाएगा। तो फिर यह बात ऐसे ही तय हो गई। मैं कल अपनी माँ के घर जाऊंगी और माँ से कहूंगी कि वे गांव में किसी दलाल से कहें कि वह आकर शादी का प्रस्ताव रखे। लियू की बहू को मन ही मन खुद पर गर्व था और वह फूवा को अपने घर में लाना चाहती थी। सफलता। तुम जाओ। सास और बहू सहमत हो गईं और श्रीमती लियू भी खुशी खुशी सहमत हो गईं। तारानकन तारानकन तारानकन।
सूहू और उनकी पत्नी ने कभी नहीं सोचा था कि वे केवल 5 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और परिवार के 2 बच्चे भी उन्हें याद आएंगे। जब दुशान की बहू और लियू के परिवार द्वारा नियुक्त मैचमेकर दरवाजे पर आए तो दंपति न तो हंस सके और न ही रो सके और दोनों परिवारों की दयालुता को अस्वीकार करने का साहस जुटाया। इस कारण से पुराने गांव के मुखिया को शांति स्थापित करने के लिए विशेष रूप से आगे आने के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि पड़ोसियों के सद्भाव को ठेस न पहुंचे। तारानकन 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 तारानकन। शादी का प्रस्ताव देने की बात को नजरअंदाज कर दिया गया। सू किंगलुओ और छोटा किंगफिशर रहस्यमय घाटी में चले गए, जो बहुत फायदेमंद था। मैं अपने भाई के पीछे पीछे घर चला गया। रात के खाने के बाद दोनों भाई बहन आराम करने के लिए अपने अपने घर चले गए। सू जिक्सुआन ने रात में पढ़ाई करने के लिए लैंप जलाया और अपना होमवर्क दोहराया। छोटे किंगफिशर के साथ सू किंगलुओ ने चांदी के भंडारण रिंग में रखी वस्तुओं को देखा। भंडारण रिंग एक अंतरिक्ष जादुई हथियार है जिसका उपयोग अमर साधकों द्वारा अपना सामान रखने के लिए किया जाता है तथा इसमें निर्मित स्थान का आकार अलग अलग होता है। रहस्यमय घाटी से सू किंगलुओ को जो भंडारण रिंग प्राप्त हुई थी उसमें 2 बांस की झोपड़ियों के बराबर जगह बनी हुई है और इसमें कई वस्तुएं रखी जा सकती हैं। एक व्यक्ति और एक पक्षी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके भंडारण रिंग में हजारों वर्षों से संग्रहित प्राचीन वस्तुओं को खोदकर निकाला और फिर उन्होंने आध्यात्मिक कलाकृतियों को बाहर निकाला और उनका एक एक करके मूल्यांकन किया। नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के 3 चाय के सेट, 2 सेलेडॉन जेड स्नफ बोतलें, 2 तांबे के तिपाई, 2 कीमिया भट्टियां, 2 उड़ने वाली तलवारें, भूत भगाने के लिए तावीज़ों का एक छोटा ढेर, आत्मा पत्थरों का एक थैला, एक रक्षात्मक ढाल और सफ़ेद जेड बोतल का एक छोटा ढेर, सफ़ेद जेड बॉक्स, अमृत की कई बोतलें। वस्तुएं ठीक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने उन्हें ध्यान से देखा और मैं एक व्यक्ति और एक पक्षी से संतुष्ट हूँ। उस अमृत को छोड़कर जो उपयोग के लिए बहुत पुराना हो गया है, बाकी सभी चीज़ों की अब आवश्यकता है। विशेष रूप से कीमिया भट्टी के साथ सू किंगलुओ कीमती जड़ी बूटियों को रामबाण में परिष्कृत कर सकता था, जिससे बीमारियों का इलाज करना और जीवन बचाना अधिक सुविधाजनक हो गया। एक वयस्क की भंडारण अंगूठी बहुत बड़ी थी और वह सू किंगलुओ की कोमल उंगलियों से गिर गई। प्रेरणा की एक चमक के साथ सू किंगलुओ ने लीशियू एक कढ़ाई के धागे से कई चमकीले रंग उठाए, उन्हें रंगीन रस्सियों में बुना, उन्हें एक चांदी की अंगूठी पर रखा, उन्हें अपनी गर्दन के चारों ओर लटका दिया और एक हार के रूप में काम किया। ये भी अद्वितीय और बहुत सुंदर था। वोनियू गांव छोड़ने के 6ठे दिन दोपहर को सूहू और उनकी पत्नी अंततः काउंटी सीट से वापस आ गए। सू किंगलुओ नदी के किनारे 2 बच्चों के साथ खेल रही थी। जब उसने दूर से अपने माता पिता को देखा तो वह खुशी खुशी उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी। बेटा, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? दोनों दंपति अपनी बेटी को देखकर बहुत उत्साहित थे। जैसे ही सूहू शियांगरुआन के छोटे शरीर को गले लगाना चाहती थी, लिशियाओ ने पहला कदम बढ़ाया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। सोचना, सू किंगलुओ ने लिशियुए की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी, मीठी मुस्कान दी और छोटे दूध की नर्म और मोम जैसी आवाज ने लोगों के दिलों को कांपने पर मजबूर कर दिया। बहन यू, क्या तुम्हें पिताजी की याद आती है? सूहू लालची लग रहा था और अपनी बहू की बाहों से उसे चोदने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह केवल अपनी बेटी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। सोचो, मिस डैड, सू किंगलुओ ने अपने छोटे खरगोश के दांत दिखाए और टेढ़ी भौहों से मुस्कुराए। मुझे सबसे ज्यादा अपने पिता की याद आती है या अपनी माँ की? सूहू संतुष्ट नहीं हुआ और अपनी बेटी को चिढ़ाता रहा। मुझे अपने पिता की याद आती है, मुझे अपनी माँ की याद आती है, मुझे उन सभी की याद आती है। पिछले 5 वर्षों में इस तरह के प्रश्न कई बार दोहराए गए हैं और सू किंगलुओ ने अपनी प्यारी छोटी दूधिया आवाज के साथ बहुत सहजता से उनका उत्तर दिया है। हाँ, हमारी बहन यू बहुत होशियार है। सूहू के प्यारे पिता परेशान थे और वह डींग मारना चाहते थे। पहले घर जाओ, लिशियू ने समय रहते उसे टोकते हुए कहा। काउंटी से लाई गई चीजों को जल्द से जल्द गांव के मुखिया के घर भेज दो और लोगों को यह मत कहने दो कि हम शिष्टाचार नहीं समझते हैं। सफलता, पहले घर जाकर थोड़ा पानी पी लो। सूहू मुस्कुराए और सहमति जताते हुए बोली, पानी पीकर जाओ। पिताजी, माँ, आप काउंटी से क्या स्वादिष्ट खाना लाए हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मांस की तेज गंध उसकी नाक में घुसी। सुकिंग ने अपनी छोटी सी नाक रगड़ी और उत्सुकता से सूहू के पीछे रखी टोकरी में देखा। हाँ, हमारी बहन यू की छोटी नाक सचमुच बहुत स्मार्ट है। सूहू ने टोकरी से कमल के पत्तों में लिपटा एक भुना हुआ चिकन निकाला और उसे दिखाने के लिए छोटी लड़की के सामने रख दिया। पॉकेट चिकन, फुरोंग टाउन में जुफुलौ का खास व्यंजन। आपकी माँ ने सोचा कि आपने और आपके भाई ने 5 दिनों से मांस नहीं खाया है, इसलिए आपने इसे खरीदने से पहले आधे घंटे तक लाइन में इंतजार किया। हमने मांस खाया और गांव के मुखिया के दादा ने हमें एक कटोरा भुना हुआ खरगोश का मांस भेजा। दशान की बहू के गुप्त इरादों के बारे में सोचते हुए सू किंगलुओ की बड़ी बड़ी धूर्त आंखें चमक उठी और उनकी जगह दशान चाचा ने ले ली, जो गांव के मुखिया के दादा के साथ कुछ कहने ही वाले थे।
पिताजी, आप चाय और फूल का कपड़ा गांव के मुखिया के पास भेज दीजिए और 2 बोतल शराब भी ले आइए। ये सुनकर ली शियुए का दिल खुश हो गया और वह बूढ़े गांव के मुखिया के प्रति और भी अधिक आभारी हो गई। बन्ना, सूहू ने स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कहा और बहुत सरलता से सहमति व्यक्त की। तारानकन तारानकन तारानकन। दंपति ने बच्चे को गले लगाया और दोनों बच्चों को साथ ले गए। जब वे घर पहुंचे और आंगन में दाखिल हुए तो घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। सूहू ने पर्याप्त पानी पिया, काउंटी सीट से लाए गए उपहार लिए और गांव के मुखिया के घर गए। ली शियुए ने जो चीजें वापस लाई थीं उन्हें व्यवस्थित किया, मुस्कुराए और अपनी छोटी बेटी को अपने पास बुलाया, उसके मीठे और कोमल शरीर को गले लगाया और उन दोनों ने फुसफुसाकर बातें की। बहन यू, पिता और माता इस बार काउंटी से वापस आए और फुरोंग टाउन में कोंग शांतांग गए। वे क्लिनिक में उपस्थित बूढ़े डॉक्टर से मिले और उनसे बातचीत की। मुझे उनसे बातचीत करने के बाद पता चला कि जब वे युवा थे तो वे शाही अस्पताल में शाही चिकित्सक हुआ करते थे। उनके पास उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल था और वे एक ईमानदार व्यक्ति थे। जब वे बूढ़े हो गए तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने गृहनगर लौट आए। यही कारण है कि उन्हें कोंग शंतांग ने एक डॉक्टर के रूप में काम पर रखा था। पिताजी और माताजी ने सोचा, तुम बचपन से ही होशियार थे और कविताएं याद करना और लिखना भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकादमी जाना बहुत जल्दी था और तुम हर दिन पहाड़ों और खेतों में मौज मस्ती करने में अपना समय बर्बाद करते थे। तुम बूढ़े आदमी से चिकित्सा क्यों नहीं सीखते और भविष्य में अगर तुम में कौशल होगा तो तुम दूसरों से अलग दिख सकोगे।